हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 7 का मैथ्स का पेपर सोल्व कर लेते हैं, जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ चुका है 2025-26 के लिए। अब देखो पेपर आपके बहुत क्लोज है, तो इस टाइम बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं है, सिर्फ आप रिविजन कर सकते हो और उसका बेस्ट तरीका है आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करो किसी भी मेंटर के साथ। तो आइए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो पेपर सोल्व करने के हमारे 3 मोटिव होते हैं, वो जान लेते हैं पहले। पेपर को सोल्व करने के बाद हमारा रिवीजन बेहतर हो जाता है, कम टाइम में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं या क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर साइंस का पेपर है तो कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, मैथ्स का है तो क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाती है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इस मोटिव के साथ हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर आपको 8 तक इज़ रीड इन इंडियन सिस्टम एज। देखो इंडियन जो आपका नंबरिंग सिस्टम है उसको समझते हैं पहले, ये काम कैसे करता है। अगर आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं तो वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे काउंटिंग करने। तो पहले 3 जो डिजिट होंगी, यहाँ पर जो 3 डिजिट होंगी उसके बाद पहला कोमा लगेगा और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता जाएगा। ठीक है, तो हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता जाएगा। तो अगर इसमें देखें हम तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फिर यहाँ पर कोमा लगेगा और हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। तो इसको देखते हैं क्या बनेगा। तो इंडियन सिस्टम में डिजिट्स को राइट से ग्रुप में लगाते हैं। लास्ट 3 को मैंने बताया, जैसे पहला कोमा लास्ट 3 के बाद लगेगा। तो फर्स्ट मान लीजिए आपके सामने, तो ये यूनिट डिजिट हुई, यूनिट्स प्लेस हुआ है, ये टेंस प्लेस हुआ, ये हंड्रेड्स प्लेस हुआ, ये आपका थाउजेंड्स, और ये आपका 10 लाख, और फिर इसके बाद आता है आपका करोड़। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर्स थे वो कैसे थे, 8 तक थे 1 से लेकर। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब मैंने पहले बताया था आपको कि पहली 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगेगा राइट हैंड साइड से और फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,23,45,678। तो अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। तो 1,23,45,678। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। हमारी सारी कैलकुलेशन सही बैठ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच नंबर इज़ लार्जर। तो आपको बताना है कौन सा नंबर लार्जर है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि बिलियन और मिलियन वाली चीज़ भी आपको समझनी होगी। तो 1 मिलियन में बेसिकली 10 लाख काउंट होते हैं। तो 10 मिलियन में 1 करोड़ काउंट होंगे, और 50 मिलियन में 5 करोड़। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी आपका 5 करोड़, ये 5 करोड़, ये 500,000, मतलब कि 3 ज़ीरोज़, इसको बोलेंगे हम 5 लाख। और 1 बिलियन, बिलियन आता है आपका 1 बिलियन, मतलब नंबर सिस्टम आपका इंडियन सिस्टम था उससे कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ तक हम 10,000 पर आते हैं उसके बाद हम लाख पर जाते हैं। इंडियन सिस्टम में लाख पर जाते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, हम 100,000 बोलते हैं। उसके बाद इंडियन सिस्टम में 10 लाख पर आते हैं और यहाँ पर मिलियन पर बोलते हैं। करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं, और 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं। तो अगर 1 बिलियन की बात की गई है जो कि आपको दिखाया गया, तो ये कितना हो गया, 100 करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ सबसे बड़ा हो गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। लार्जेस्ट नंबर पूछा था आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ बोथ डिविजिबल बाय 9। देखो बोथ यहाँ पर गलत हो गया। अगर यहाँ पर 2 होते, 9 या 7, 9 या 3, तब बोथ लिखते, तो ये मिस प्रिंट हो गया। लेकिन आपको बताना है कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको क्या रूल लगाना पड़ेगा, इनका सम देखना है। आपको डिजिटल सम नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है, वो लगाना होता है। मैं इसको डायरेक्ट अगर आपको समझा दूँ तो इसका एक मेन तरीका तो यही है कि आप इसके सम को देख लो, इन अलग अलग डिजिट्स का सम करिए और इसको देखिए कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। या फिर किसी भी तरह से अगर कोई भी डिजिट का सम 9 आ जाता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा आपको सिर्फ उतना देखना है कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल सिंपल वे में आपको डिजिटल सम समझाऊं तो इस नंबर को लेते हैं 9 + 9 + 0 + 0 + 4 + 7, जो कि होगा आपका 11। ये आपका 9 और 9 18। अब आप इनको प्लस करोगे तो आपका आ गया 29।
ठीक है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ठीक ये नंबर पूरा आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आप सारे करोगे, लेकिन इसको करने के एक और तरीका है। अगर आपके सामने 99007 नंबर है, तो आपको पता है इस 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है सिर्फ ये, और डिजिटल सम में ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है। तो 9 से 9 डिवाइड, आप इंडिविजुअली भी नंबर्स को देख सकते हो, ठीक है। तो 9 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9 डिवाइड, सिर्फ इससे ये पता चलता है कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो ये 9 से हो जाएगा, बिल्कुल 9 से हो सकता है। 0 छोड़ दीजिए, 4 9 से नहीं होगा, और 7, अगर 4 और 7 छोटे हैं तो इनको ऐड करिए, कितना है 11 9 से नहीं हो सकता, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको देख लेते हैं, 4 और 8 12 और 1 और 2 3, फिर 9 से हो जाएगा, 3 9 से नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। बी पर आते हैं, 9 से डिवाइड 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 7 4 11, ये 9 से नहीं होगा। सी ऑप्शन पर आते हैं, 9 से 9 हो जाएगा, ये 9 भी हो जाएगा डिवाइड, 4 और 5 9 होते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, आपका जो पूरा नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट है, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, आपको आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 75 - 5 इंटू ब्रैकेट में 6 + 4। तो आपको बोर्ड मास रूल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको 75 - 5 इंटू ब्रैकेट 6 + 4। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होगा, जिसमें आपका ये 10 हो गया, फिर आपको मल्टीप्लाई 5 के साथ और माइनस 75 में से, तो 5 के साथ 50 आया, और 75 में से माइनस करेंगे 50, तो कितना आएगा 25। तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा आपका 25। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इवेल्युएट करना है आपको सेम वही डिजिटल सम के साथ, 81 डिवाइड बाई 9 प्लस 45 डिवाइड बाई 5। तो आपको पहले ये और ये अलग अलग सोल्व करना है। तो 81 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 81, ठीक है, तो ये 9 आ गया अपने आप में, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 9 आएगा, ठीक है। अगर हम 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 × 45, तो ये भी 9 से हो जाएगा। तो 9 इसको सोल्व करके 9 आया, प्लस इसको सोल्व करके 9 आया, 9 + 9 18। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका, 18 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ 10 एंड ए नंबर y डिवाइडेड बाई 2। तो जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसको कौन सा ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि ये जो लिखी हुई लैंग्वेज है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर कहा गया है 10 एंड अ नंबर y, सम ऑफ 10 एंड अ नंबर y, तो 10 और एक नंबर जो कि y है, इसका सम डिवाइडेड बाय 2, तो देख लेते हैं ये एक्सप्रेशन कहाँ पर है। 10 + y ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट नहीं आया यहाँ पर, y डिवाइड बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब हो गया y डिवाइड बाई 2, फिर आपका +10 होगा, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 10 + y, ये दोनों प्लस किए गए, डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 7 ones 3 tenths एंड 5 hundredths। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बताया गया कि जो 7 है वो 1s प्लेस पर है, 3 है वो 10s प्लेस पर है, एंड 5 hundredths पर है। तो 7 ones 7 tenths 0.3 और hundredths 0.05, तो टोटल हो गया आपका 7.35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज़ द लार्जेस्ट, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको पता है, देखो 5 पॉइंट के बाद की बात हो रही है, बाकी तो 5 बराबर ही है अपने आप में, तो जितना दूर होगा पॉइंट से उतना छोटा नंबर होगा, तो जितना पास होगा उतना बड़ा। तो सबसे पास 9 किसके पास है, ऑप्शन सी में, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर को अगर 5 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलेंगे, तो देखो जब इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, और अगर इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड 100 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय 100, जो लिखा जाएगा ऐसे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.05। तो पॉइंट कितनी दूर लगता है, 2 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 zeros हैं, तो 2 डिजिट के बाद एक ही हो गई, एक 0 लगाएंगे और फिर एक पॉइंट लगेगा, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और ये आपका ऑप्शन 0.05 मीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड ए है उसका पैरामीटर क्या होता है। तो आपको पता है 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन की, और जिसकी साइड्स ए है और पैरामीटर अपने आप में एक बाउंड्री का मेज़रमेंट होती है, और बाउंड्री के मेज़रमेंट निकालने के लिए यहाँ पर कितने ए आ जाएंगे, जब साइड्स 6 हैं तो 6 ही ए होंगे, तो 6 इंटू ए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो 6 साइड्स है और सारी साइड्स ए है, तो इसको कहेंगे हम 6 इंटू ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 9 and 10 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज़ फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीज़न आर। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जो 9 और 10 के क्वेश्चन के आपको आंसर ऐसे देने हैं कि आपके सामने असर्शन आएगा और रीज़न आएगा। आपको बताना है असर्शन सही है या गलत। अगर सही है तो क्या रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर नहीं तो ये भी बताना है कि नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि दोनों असर्शन और रीज़न सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। दूसरे में बोथ असर्शन एंड रीज़न सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ए तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, और असर्शन ए फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। इसके भी हाफ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, वहाँ पर जो दिया गया है 9 और 10 ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर 11 और 12 आना चाहिए। 11 एंड 12 क्वेश्चन की बात की गई है। 11th और 12th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि असर्शन जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 8 + 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 6। तो 8 + 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 6 ये बताया गया है। तो देख लेते हैं, पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 और प्लस करेंगे 8 में, तो ये कितना हो गया 10। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। और रीज़न क्या दिया गया है कि डिवीज़न इज़ परफॉर्म बिफोर एडिशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो ठीक है, सही बात है, डिवीज़न पहले करेंगे। तो रीज़न तो सही है बट असर्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। असर्शन ए इज़ फॉल्स एंड रीज़न आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, असर्शन ए आपके सामने है 45 पैसे, जो कि अगर रुपीज़ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.45 रुपीज़ ये कहा गया है, और रीज़न दिया गया है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आपके सामने बोथ ए और ये रीज़न, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन आपका पहले वाले में आपका सी ऑप्शन सही था, दूसरे वाले में आपका ए ऑप्शन सही होगा। दोनों असर्शन और रीज़न सही है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राइट द नंबर नेम ऑफ 7, आपको एक डिजिट दे दी गई, इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अभी हमने समझाया था आपको कि पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगेगा और हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चला जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम में। तो 760, 840, 120, 760, 840, 120 ये आपका नंबर है। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में इसको क्या लिखेंगे, तो ये आपका यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 76 करोड़। इसको कैसे लिखेंगे, इसको बोला गया कि नंबर नेम, राइट द नंबर नेम ऑफ, तो 76 करोड़ 8,40,120। ठीक है, ये आपका इंडियन सिस्टम हो गया, इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। और अगर बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, तो आइए लिखते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग से ही, मतलब राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग से ही हर 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम के हिसाब से नहीं लगाएंगे। तो 760 आपके सामने, 760, 840, 120, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता जाएगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे, ये यूनिट, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000 प्लेस, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और ये लास्ट में आपका 100 मिलियन। तो आप लिखोगे 760 मिलियन 840,000
120। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे कि 700, देखो 700 यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, और ये आपका मिलियन, 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन। तो 100 मिलियन पर 760 मिलियन, 60 मिलियन यहाँ पर देखो मिलियन आ गया। फिर 840,000, 840,000 120, 840,000 120। इस तरह से आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से इस डिजिट को लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट, कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर कैसे होता है, 9 की फॉर्म में लिखा जाता है, उतनी ही 9 लग जाती है जितनी डिजिट का नंबर होगा। तो 8 डिजिट नंबर है तो 8 9 लिखेंगे आप, 3 4 5 6 7 8, 9 9 9 9 9 9 9। तो ये 8 लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर आपके सामने है। और स्मॉलेस्ट अगर लिखेंगे तो हम 0 0 0 0 0। तो ये आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6। और ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आपके सामने है। 1 0 2 3 4 5 6 और ये 7, और लास्ट में आप इस वाले 1 को हटा दोगे। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो आप इसको माइनस कर दोगे डायरेक्ट। तो 909 9 9 9 9 9 8 9, तो 9 8, और ये आपके सामने आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू बैलेंस द इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, इसको बैलेंस करना है क्योंकि बीच में आपको पता है इक्वल टू का साइन है। तो इस तरफ 13 + 4 कितना हुआ, 13 + 4 17 हुआ। इधर 17 बनाने के लिए 6 में क्या ऐड करें, तो 17 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो 6 में अगर 11 ऐड कर देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। लेकिन इसको करने का तरीके कई हैं। 13 + 4 लिखा हुआ है इक्वल टू x मान सकते हो इस जगह को आप, जो स्पेस खाली दिया गया है, प्लस 6 आप इस तरफ ले आएंगे तो 13 + 4 - 6 हो जाएगा, और इधर x। तो 4 आप 13 में से 6 माइनस कर दोगे, 7 और 4 11, तो x की वैल्यू 11 इस तरह से भी निकल के आ जाएगी। b को करते हैं इक्वल, तो आप पहले 6 इंटू बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30 + 15 जो कि हो गया आपका 45 इक्वल टू दिया गया है 22 प्लस ब्लैंक स्पेस के। ब्लैंक स्पेस को आप x मानोगे, x इधर रखोगे, 45 में से आप 22 इस तरफ ले जाओगे तो माइनस के 22, जो आपका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, एक 11 और एक 23। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 15.75 kg एंड 8.245 kg। तो आपको पता है ये सिंपल मैथ्स है, आपको माइनस करना है। तो 15.75 kg के सामने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप, और 8.245 kg डिफरेंस निकालना है। तो ये साफ माइनस करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 0 5 2 6। एक इधर हासिल गया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 4 बचा यहाँ पर, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5.5, 15 में से 8 गया 7.505 kgs। ये आपका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द स्टोरी सिचुएशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको जो गिवन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसके बिहाफ पर कोई स्टोरी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि 23 - 10 × 2, 23 - 10 × 2, ये आपकी पहली स्टोरी, या इसके ऊपर आप सिचुएशन लिखोगे। तो एग्जांपल के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 23 मैंगो है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि उसने 10, बेसिकली आप एक स्टोरी ऐसे क्रिएट कर सकते हो। आपके सामने एक शॉपकीपर है जिसके पास 23 आम है या 23 मैंगोज़ हैं। अब उसने 10 बास्केट बेच दी और हर बास्केट में 2 मैंगो थे। तो आप कैसे लिखोगे स्टोरी को, क्या उसके पास 23 आम थे पहले से, 10 बास्केट्स थी और हर बास्केट में 2 मैंगो थे। ठीक है, तो कितने मैंगो चले गए, इस इक्वेशन को दिखाती है ये स्टोरी। इसको कैसे लिखेंगे, अ शॉपकीपर
तो पहली स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 7 × 4 + 9 × 6। इसके बिहाफ पर क्या स्टोरी बनाएंगे, जो इस इक्वेशन को दिखाए कि एक स्कूल में 7 क्लासेस में 4 बेंचेस पड़ी हैं और 9 क्लासेस में 6 बेंचेस पड़ी हैं। तो 7 क्लासेस है 4 बेंचेस ईच एंड 9 हैव 6। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। इन स्कूल 7 क्लासेस हैव 6 बेंचेस ईच, जिसके बाद टोटल क्या हुआ, टोटल को दिखाने के लिए हम ये इक्वेशन सोल्व करेंगे 7 × 4 + 9 × 6। तो ये आपके क्लासरूम्स हैं और ये आपकी बेंचेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में आपके मैंगोज बचते हैं, जितने भी खरीदने के बाद जितने मैंगोज बचते हैं वो बताती है इक्वेशन, और नीचे टोटल बेंचेस बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई करना है आपको इस एक्सप्रेशन को 3a + 9b। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोफिशिएंट a के साथ है, b के साथ है, और कहीं जहाँ कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो a को a के साथ करेंगे हम, चाहे फिर वो सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, और b को b के साथ करेंगे, और जो जहाँ पर कुछ नहीं है वो एक साथ रखेंगे। तो 3a, फिर 8a + 8a करेंगे -7a, फिर आपका +9b, और b कोई भी टर्म नहीं है, फिर -6 + 16। इससे क्या हुआ, 8a और 3a कितना हुआ, 11a, -7a तो 4a हुआ, +9b हुआ, और 16 में 6 गया, +10 हुआ। तो ये एक्सप्रेशन आपका सोल्व हो गया। तो a टर्म वाले एक साथ रखेंगे, b टर्म वाले एक साथ, और कॉन्सोनेंट्स एक साथ। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से थे, 6 और 16। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 4a + 9b + 10। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, रमेश काउंटेड द पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। तो सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, रमेश काउंटेड द पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। रमेश ने 5 विलेजेस की पॉपुलेशन काउंट की। फर्स्ट की ये रही, सेकंड की ये रही, थर्ड की ये रही, इसी के साथ फोर्थ और फिफ्थ की ये रही। इनके भी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ए पूछता है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन क्या लिया, आपको कुछ नहीं करना, सभी पॉपुलेशन को कैसे करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को एक साथ लिखेंगे और हम ऐड कर देंगे। तो 8 9 4 2 0 1 2 3 6 7 9। थर्ड की थी हमारी 7 6 2 3 7 6 2 3 1 9 8 4 5 3, और फर्स्ट की थी हमारी 2 5 6 4 0 2 5 4 6 4 0 6 4 0। अब आप इन सब को सिंपली ऐड कर दोगे और अपना आंसर देख लोगे। तो अब ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं 3 1 4 9 13, 1 हासिल 4 5 10 13 7 22, 2 हासिल 8 12 2 14 24, और 2 हासिल 7 8 15 6 21, 3 24 9 33, 3 हासिल 5 14 21, 5 9 14 7 21 23, और 8 31, और 3 4। तो 4 1 3 4 2 3 ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी कि राउंड ऑफ द टोटल टू द नियरेस्ट लेक। नियरेस्ट लेक पर आपको इसको राउंड ऑफ करना है। देखो आपको साफ दिख रहा है, राउंड ऑफ का मतलब होता है जो नियरेस्ट लेक वैल्यू होगी आपको वो लिखनी है। तो यहाँ पर नियरेस्ट लेक अगर 50,000 से नीचे की वैल्यू है तो पिछले वाला लेक यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 13 है, 13,000, तो 50,000 से कम है तो मतलब 4 लाख यूज़ करेंगे। अगर 4 लाख 50,000 से ज़्यादा होता तो हम 5 लाख यूज़ करते। तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी राउंड ऑफ के बाद। इसको कैसे लिखते हैं, इसको समझने के लिए लिखते हैं कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट लेक, 1 लाख इक्वल टू 1 0 0 0 0, 4 1 3 4 2 3 is closer to 4 lakh than to 5 lakh. That is why because यहाँ पर लिख दो आप
ये इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ये कारण बाद में भी याद रहे। तो 13,000 की बात की गई थी, 423 इज़ स्मॉलर देन 50,000, ये आपका कारण हो गया। इसके साथ हम अपना राउंड टू नियरेस्ट लैख, 4 लाख हो गया आपका, राउंडेड टू नियरेस्ट लैख 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ वेंडर सेल्स 15 एप्पल्स एट ₹12 each and 10 oranges at ₹8 each. He spends ₹50 on transport. Write an expression for his total revenue and find it. तो आपके सामने एक लैंग्वेज दी गई है जिसके बिहाफ पर आपको एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को शो करना है। तो वेंडर जो है वो 15 एप्पल 12 के रेट पर, मतलब 15 एप्पल्स 12 के रेट पर, 15 एप्पल्स 12 के रेट पर और 10 ऑरेंजेस 8 के रेट पर देता है। इस इक्वेशन को आपको लिखना है। तो आइए इसको समझते हैं और लिखते हैं कैसे आप कर सकते हो। तो आपको देखना है, पता है कि टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा एप्पल्स का। तो टोटल रेवेन्यू अगर एप्पल से काउंट करना है आपको, कैसे करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एप्पल्स आप कैसे काउंट करोगे कि आपके पास 15 एप्पल है, किस रेट पर, ₹12 ईच। और वहीं आप टोटल रेवेन्यू काउंट करोगे अगर फ्रॉम ऑरेंजेस, तो ये 10 ऑरेंजेस है आपके पास एट ₹8 ईच, एट दैम। तो आपको पता है कि अगर आप टोटल रेवेन्यू चाहते हो तो इन दोनों को जो भी इनका फाइनल आंसर आएगा वो आप क्या करोगे, वो आप ऐड कर दोगे। लेकिन उसने बताया कि ₹50 उसने ट्रांसपोर्ट में भी खर्च किए हैं, तो इनमें जो टोटल आएगा उसमें से आप 50 माइनस कर दोगे, तब जाके आपको वो मिलेगा जो आपके पास आए पैसे। तो 15 × 12 करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 12 प्लस 10 × 8, ये आपकी इक्वेशन हो गई जिसका आंसर आपके सामने होगा 260, ठीक है। तो 15 × 12 होता है 180, ये होता है आपका 180 और ये होता है आपका सिर्फ 80। तो टोटल कितना हो गया 260, जिसके अंदर से आप 50 माइनस करोगे अगर तो कितना आ जाएगा 210। और ये क्या हुआ, आपका टोटल रिवेन्यू हुआ। तो नेट आफ्टर ट्रांसपोर्ट आपका ₹210 नेट रिवेन्यू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आपको एक्सप्रेशन लिखना था, एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, टोटल रिवेन्यू लिख लिया और आपने आफ्टर ही स्पेंड 50 ट्रांसपोर्ट, उसके बाद टोटल रेवेन्यू लिखा, उसको फाइंड किया। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। शॉपकीपर सेल्स 3.75 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑन मंडे, 4.5 मीटर ऑन ट्यूसडे एंड 2.85 मीटर ऑन वेडनेसडे। इस केस के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि फाइंड द टोटल क्लॉथ सोल्ड इन 3 डेज। तो टोटल क्लॉथ कितना सोल्ड किया तीनों दिन में, आप इनको ऐड कर दोगे तो 3.75 मीटर पहले दिन, ट्यूसडे को 4.5 और तीसरे दिन 2.85। तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो पॉइंट के बाद, अगर कोई डिजिट लिखे है उसके बाद आप 0 लगा सकते हो। 5 यहाँ पर हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, छोटा करके लिख लेते हैं कि 3.75, 4.5 और 2.85 कितना हो गया 10, 1 हासिल का 8 और 5, 8 और 8 16, 5 21 और 2 5 4 9 और 2 11, 11.10 आपका टोटल क्लॉथ हो गया 11.10 मीटर, जो तीनों दिन में उसने सोल्ड किया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन बी पर। हाउ मच मोर क्लॉथ वाज सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से कितना ज़्यादा ट्यूसडे को सोल्ड हुआ। तो सिंपल सी बात है 4.5 में से आप 2.85 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर यहाँ पर 0 लगाएं माइनस करें तो 50, मतलब 0 में से 5 गया, एक हासिल हो गया, आप 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ पर आपका 4 बचा, 4 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लिया, 14 में से 8 गया, 6 बचा और 3 में से 2 गया, 1.65 आपका आंसर हुआ। तो 1.65 मीटर ज़्यादा ट्यूसडे में उसने सोल्ड किया था क्लॉथ को। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर आप याद रखिए, असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। असेंडिंग ए है, ए छोटा होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग बड़ा, डी बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर डिसेंडिंग की बात की गई तो बड़े से छोटे की तरफ आना है। अब बड़े से छोटे की तरफ काउंट कैसे करेंगे, आपको पता है 3 3 3 3। तो स्टार्टिंग में पॉइंट से पहले डिजिट तो 3 है आपकी यूनिट प्लेस पर। उसके बाद आप जितना क्लोज बड़ी डिजिट देखोगे उतना बड़ा नंबर होगा। तो क्लोज की बात कर लेते हैं पहले, 0 4 4 0। तो आपको पता है इन दोनों में से ही सबसे बड़ी डिजिट होगी कोई। फिर इसके बाद देखते हैं 4 के क्लोज बड़ी डिजिट कौन सी है।
5 और यहाँ पर 0। तो आपने देखा कि 3.45 बड़ा है किससे, 3.40 से। अब 3.40 से 3.40 किससे बड़ा है, अब 4 तक तो हमने देख लिया, अब 5 और 0 में 5 बड़ा था। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं दूसरी तरफ कि 0, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, तो 3.045 3। तो आपने देखा कि 3 पॉइंट के बाद सबसे क्लोज 4 है और 4 बड़ा नंबर है इन दोनों में। उसके बाद 4 के पास जो सबसे पास नंबर सबसे बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 है और 4 के पास यहाँ पर 0 है, तो इनमें बड़ा 5 है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 3.45। इससे छोटा नंबर देखते हैं। अब हमें पता है कि पॉइंट के बाद 4 और सिर्फ इसमें था, तो ये हमारा इसके बाद छोटा नंबर हुआ 3.405। इससे छोटा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर 4 से छोटी टर्म्स देखते हैं। यहाँ पर तो लेकिन 0 दोनों में बराबर है। अब देखते हैं 0 के क्लोज बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो ये बड़ा हुआ 3.054 और इसके बाद नंबर आया 3.045। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ, आपके सामने 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो 2500 लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ ABC। आपके सामने 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शंस में क्या करना है, आपको डेसिमल फॉर्म में इस फ्रैक्शन को लिखना है। अच्छा, 2500 लिखा है, इसको कैसे शो किया जाता है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जो टर्म है ये 2500 है। ठीक है, 2500, 4 1s 3 10s और 7 100s। आइए इनको समझते हैं कैसे लिखा जाता है। तो जब आपको कहा जाए 100s तो डिवाइड में आप 100 लिखोगे। जब कहा जाए आपको 4 1s मतलब 4 आपका होल पार्ट है। फिर लिखा जाए अगर 3 10s, इसका मतलब है 3 के नीचे आपका 10 लिखा हुआ है और 7 100s। ठीक है, इसका मतलब है 7 के नीचे 100 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 अगर होल पार्ट है तो 4.3, तो 0.3 होता है और ये 0.07। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे हम, तो 4.37 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सेकंड हो गया। बी हमने सोल्व कर दिया समझाने के लिए। और फिर ए देखते हैं। तो ए में क्या सीधा आ गया कि 2500। तो इसको कैसे लिखते हैं, 25 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। क्योंकि पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 2 0 है नीचे 1 के साथ, तो 2 डिजिट के बाद 0 लगेगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ये बी का हुआ, ये ए का हुआ। अब सी पर आते हैं। सी में कहा गया 12 10s और 5 10s। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 10s लिखा है और यहाँ पर 10s लिखा है। तो आपको पता है कि जब 10s लिखा जाए तो 12 10s का मतलब है 12 × 10, और जब यहाँ पर THS लगे लास्ट में तो डिवाइड में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 10s का मतलब है 5 डिवाइड बाई 10। ये कितना हुआ 120 और ये कितना हुआ 0.5। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 120.5। ये हमेशा याद रखना, इस THS का अंतर है सिर्फ। जैसे मैंने बताया था इंडियन नंबर सिस्टम में यूनिट्स प्लेस होता है, फिर टेंस प्लेस होता है, फिर हंड्रेड्स प्लेस होता है। लेकिन पॉइंट के बाद अगर काउंट करेंगे इस तरफ को जाएंगे तो ये आपका 10th प्लेस होगा, ये आपका 100th। ठीक है, THS लगेगा लास्ट में, 100th प्लेस होगा, फिर आपका इस तरह से आगे चलेगा। तो आपसे सिर्फ 100th तक पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना और इसके बिहाफ पर सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको सिचुएशंस डिस्क्राइब करनी है जो दी गई इक्वेशन है इनके बिहाफ पर। तो क्या इक्वेशंस हो जा सकती हैं, क्या ऐसी इक्वेशन या ऐसी स्टोरी है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आइए देखते हैं। तो 8x + 3y, ऐसा क्या है जो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास एक नोटबुक है, वन नोटबुक कॉस्ट x रुपीज़, वन नोटबुक कॉस्ट x रुपीज़। इफ़ यू बाय 8 सच नोटबुक्स, आपने ऐसी 8 नोटबुक खरीद ली। ठीक है, द कॉस्ट इज़ 8x।
ये बात क्लियर हो गई, 8x रुपीज़। और 1 पेन कोस्ट y रुपी। और इफ़ यू बाय, अगर आप ऐसी, इफ़ यू बाय 3 सच पेन्स द कोस्ट इज़ 3y रुपीज़। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, यही इक्वेशन हो जाएगी 8x प्लस 3y। साफ रिप्रेजेंट करती है कि अगर आपके पास एक नोटबुक की कीमत x रुपीज़ है और आपने 8 खरीद ली तो 8x हो गया टोटल, और एक पेन की कीमत y है और आपने 3 खरीद लिए तो 3y हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 8x प्लस 3y। दूसरी इक्वेशन आपको दी गई थी 15x माइनस 2x। तो सेम इसी तरह से आप करोगे कि अगर मान लीजिए, तो इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, लेकिन आप स्टोरी खुद बिल्ड करोगे, आप डिस्क्राइब खुद करोगे। ये हो सकता है कि अगर एक रो में x 1 2 3 इस तरह से x प्लांट्स आप प्लांट करते हो, और ऐसी कितनी रोज़ हैं, 15 रोज़ हैं, उनमें से आपने 2 रो ख़राब कर दी, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, यही इक्वेशन आ जाएगी। एक रो में x प्लांट आप प्लांट कर रहे हो और 15 रो आपके पास है, उनमें से 2 रो ख़राब हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी 15x माइनस 2x। मतलब 15 रो के सारे प्लांट्स में से 2 रो के सारे प्लांट डैमेज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी आपके सामने केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्रीन वैली स्कूल स्पेंड्स 23547500 एनुअली फॉर स्टाफ सैलरीज। सही बात है, इतने रुपए वो सैलरी में खर्च करते हैं स्कूल, मेंटेनेंस में और इलेक्ट्रिसिटी में खर्च करते हैं। Before the new academic year, the school principal must present a clear financial report to staff and parents. Reporting the budget using Indian and international systems improve understanding, the prevents confusion. Clear financial presentations help parents trust school management. तो बेसिकली आपको कहा गया है कि आपके सामने एक स्कूल है जो इतना इन चीज़ों पर खर्च करता है। बिफोर अगले साल के नए एकेडमिक ईयर को शुरू होने से पहले वो फाइनेंशियल रिपोर्ट, नया प्रिंसिपल सामने रखता है, जिस पर आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ जो प्रिवेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, इस चीज़ को लेके आपको क्लियर करना है कि फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन अच्छी रहे और पेरेंट्स को ट्रस्ट हो स्कूल के मैनेजमेंट पर। तो इसके बिहाफ पर आप कैसे करोगे? इस केस बेस्ड क्वेश्चन में आपका जो केस था वो आपने पढ़ लिया, अब उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखते हैं। ये आपका स्कूल था, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन 1 कहता है कि प्लेस कोमास यूजिंग बोथ सिस्टम्स। तो आपके सामने जो इक्वेशन वो थी, वैल्यू थी पैसों की, वो कितनी थी 235475 23547500। ठीक है, तो न्यूमेरिकली आप देख रहे हो इस नंबर को। अभी इसको क्या करेंगे हम, इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगेगा, फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमास लगेंगे। ठीक है, तो प्लेस कोमास यूजिंग बोथ सिस्टम्स, आप लिखोगे प्लेस कोमास यूजिंग बोथ सिस्टम, इंडियन एंड इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम में आपको पता है 23547500, पहले 3 डिजिट के बाद पहला कोमा और हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगते चले जाएंगे। और इंटरनेशनल में सेम चीज़, हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। 23547500, हर 3 डिजिट के बाद कोमा। तो इस तरह से 2 कोमा लगेंगे सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राइट 23547500 इन इंडियन सिस्टम इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में देख लेते हैं क्या बनेगा। तो आपको पता है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 2 करोड़ 35,47,500, ये आपका क्या बनेगा इंडियन सिस्टम में। वर्ड्स में आप लिख सकते हो कैसे, 2 करोड़ 35,47,500। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा। एंड थर्ड क्वेश्चन है राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम इन वर्ड्स। और सेम चीज़ आपको इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखनी है। उसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में 23 मिलियन। आपको पता है यूनिट, टेंस, 1000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 23 मिलियन 500,000 23,500,000 547,000
547,500 47,500 ठीक है। ये इंटरनेशनल तरीके से लिख दिया। ये हमारा थर्ड का आंसर हुआ, ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ और फर्स्ट का हमने ये लिख दिया। ठीक है। 26 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रवि इज़ 3 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हिज सिस्टर्स एज। तो ये एक इक्वेशन दे दी गई है आपको, इसको समझना है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो रवि 3 ईयर्स ओल्डर, अगर रवि आर है और उसकी सिस्टर एस है तो आर 3 साल ज़्यादा बड़ा है उसकी बहन की ट्वाइस एज से। तो ट्वाइस मतलब 2s इन प्लस 3। तो अगर उसकी बहन की एज s है और उसको ट्वाइस कर देंगे तो उससे भी 3 साल बड़ा है रवि। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गई। इसको कैसे लिखेंगे, 2s प्लस 3 इक्वल टू रवीज एज आर। अगर रवि की एज आर है और उसकी सिस्टर की एज s है। लेट हिज सिस्टर्स एज बी x ईयर। तो x ईयर मान लेते हैं उसकी एज सिस्टर की, तो s को हम x मान लेते हैं। तो 2x प्लस 3 और रवीज एज हो गई r। क्वेश्चन ए पूछता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर रवीज एज इन टर्म ऑफ x। तो ये हो गई आपकी इन टर्म ऑफ x। रवीज एज क्या है, 2x प्लस 3। बी क्वेश्चन पूछा गया इफ़ हिज सिस्टर इज 7 ईयर ओल्ड। अगर उसकी सिस्टर्स ये x 7 ईयर्स ओल्ड है तो व्हाट इज़ रवीज एज। तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू रवीज एज। तो x कितना 7 बोला, तो 2 इंटू 7 प्लस 3 मतलब 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। तो रवीज एज कितनी होगी, अगर उसकी बहन की उम्र 7 साल है तो रवीज एज होगी 17 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी कहता है आफ्टर 5 years what will be the sum of their ages, write the expression first then calculate the value। तो 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम कितना होगा और पहले एक्सप्रेशन लिखो फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो 5 साल की बात कर लेते हैं। अगर उसकी बहन की एज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी, और अगर उसकी एज 2x प्लस 3 थी अभी, रवि की एज 5 साल बाद प्लस 5 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 8। ये इक्वेशन ये हो गई, ये उसकी सिस्टर की एज है और ये रवि की एज है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो इसको साफ तरीके से करते हैं। तो आफ्टर 5 years सिस्टर्स एज इक्वल टू x प्लस 5, ये समझते हो। इसके बाद रवीज एज आफ्टर 5 years ही चल रहा है, ठीक है। तो रवीज एज कितनी है, पहले कितनी थी 2x, उसकी बहन की दुगने से 3 ज़्यादा। अब 5 प्लस कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 2x प्लस 8। तो रवि की एज 2x प्लस 8 हो गई, उसकी बहन की एज x प्लस 5 हो गई। अब सम ऑफ आफ्टर 5 years, इनका सम पूछा है। तो आप प्लस कर दोगे x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 8 जो कि होगा 3x प्लस 13। तो 3x प्लस 13 इनकी टोटल एज आ जाएगी। अगर उसकी बहन की एज 7 साल है, इफ़ x इक्वल टू 7 देन सम कितना होगा, सम इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 13, 21 प्लस 13 जो कि होगा 34। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ 3x प्लस 13 और वैल्यू क्या हुई, अगर x 7 है तो 34 वैल्यू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, सेक्शन ई। एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 5 नंबर के होंगे, ठीक है। तो मिस्टर अर्जुन के बारे में बात कर लेते हैं। मिस्टर अर्जुन, अ फ्रेंडली शॉपकीपर इन द नेबरहुड ऑफन हेल्प्स कस्टमर्स फाइंड एग्जैक्टली व्हाट दे नीड फॉर स्कूल। तो स्कूल और ऑफिस वर्क के लिए क्या ज़रूरी है ये बिल्कुल वो शॉपकीपर जानता था। फ्रेंडली उसका बिहेवियर था, नेबरहुड था वो। मिस्टर अर्जुन अ फ्रेंडली शॉपकीपर इन द नेबरहुड, वो आसपास की जहाँ पर उसकी जो शॉप की दुकान थी और वो लोग
कस्टमर्स की हेल्प करता था सामान ढूंढने में जो उनको स्कूल में ऑफिस वर्क में चाहिए। वन आफ्टरनून अ कस्टमर विजिटेड हिज शॉप टू बाय सप्लाइज फॉर हर चिल्ड्रन। तो कुछ चीज़ें लेने के लिए अपने बच्चों के लिए कोई एक आदमी उसके पास आया, कस्टमर। शी सिलेक्टेड 6 बुक्स, और उसने 6 बुक जिनका प्राइस 120 रुपये प्रति किताब था, और 4 पेन जिनका हर एक पेन का रेट जो था 15 रुपये था, और 2 स्टडी स्कूल बैग्स जिनका प्राइस 350 ईच था, उनको चूज़ किया। मिस्टर अर्जुन क्विकली कैलकुलेट द टोटल बट आल्सो अलाउड द कस्टमर टू पे इन कैश इमीडिएटली। और पहले कैलकुलेट करता है उन सब के टोटल को और फिर बोलता है कि आप कैश में पे कर दीजिए। शी हैंडेड हिम 2000 एंड ही चेक्ड। तो उसके पास जो कस्टमर आया था, कस्टमर विजिट हिज शॉप सप्लाइज फॉर हर चिल्ड्रन, वो लेडी थी बेसिकली, ठीक है। तो वो उसको 2000 रुपये तो देती है, एंड ही चेक्ड वेदर द अमाउंट वाज इनफ फॉर और इफ़ मोर वाज नीडेड। तो 2000 रुपये देके वो कहती है कि ये काफ़ी है या मुझे और देने होंगे। तो इस केस के बिहाफ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए कहता है राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप एक्सप्रेशन जो लिखोगे वो होगा आपका, पहले देख लेते हैं क्या कितने रुपए की कौन सी चीज़ थी। तो पहले 6 बुक उसने ली जो 120 की एक थी, तो 6 बुक्स ₹120 ईच। तो ये टोटल कितना हुआ 720 रुपीज़, ठीक है। बुक्स की कीमत आ गई। इसके बाद उसने पेन्स लिए, कितने पेन लिए 4 पेन जिसकी एक की कीमत 15 थी, तो टोटल कितना हो गया 60 रुपीज़। फिर उसने क्या लिया, बैग्स लिए जिसका एक बैग की कीमत, कितने बैग लिए 2 बैग लिए, एक की कीमत 350 थी, तो टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं 700। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हुआ आपका 1480 रुपीज़ टोटल हो गया सारे सामान का। और जो लेडी कस्टमर आई थी उन्होंने कितने पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे दिए थे 2000। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट। तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया टोटल कॉस्ट के लिए। आप लिखोगे कि एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट इज़, ये फर्स्ट का आंसर है, एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट 6 × 120 + 4 × 15 + 2 × 350, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट करनी है कॉस्ट को। तो इनको टोटल कर दोगे आप, जो कि 450 आ गया। ये पूरा सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो ऐसे, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। 1480 आपका टोटल हो गया। और क्वेश्चन सी पूछता है कि इफ़ ही रिसीव्स 2000 रुपीज़ फाइंड बैलेंस और शॉर्टेज। तो आपको बैलेंस फाइंड करना है, ये जितनी की कमी पड़ी वो फाइंड करना है। तो इफ़ द शॉपकीपर रिसीव्स, इफ़ ही रिसीव्स ₹2000, तो बैलेंस कितना बैलेंस बचा ये बताना है, या फिर कितने की ज़रूरत पड़ेगी ये बताना है। तो कस्टमर पेड ₹2000, कॉस्ट कितनी थी ₹1480, बैलेंस कितना हुआ, टोटल में से माइनस कर देंगे 1480 को, जो आएगा आपका आंसर 520। तो आंसर इज़ ₹520 चेंज, मतलब इतना बैलेंस बच गया जो शॉपकीपर कस्टमर को वापस देगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 28, ऐड द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। आपको नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं इनको ऐड करना है। तो 4D - 7C, इसको देख लेते हैं। इसमें जो कॉन्सोनेंट्स और कोफिशिएंट होते हैं सब आपस में उनके साथ ही ऐड होते हैं जिनके साथ सेम कोफिशिएंट हो या फिर सेम कॉन्सोनेंट्स हो। जैसे ए ऑप्शन कहता है 4D - 7C + 9, किसके साथ ऐड करना है 8C - 11 + 9D। अब आप इसको यहाँ पर कैसे लिखोगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कैसे लिखोगे, 8C को C के साथ लिखो, 8C प्लस का है तो यहाँ पर प्लस साइन, 11 बिना किसी कोफिशिएंट के है तो ये कॉन्सोनेंट कैसे लिखोगे आप, माइनस का 11 है तो यहाँ पर -11 लिखोगे, और D के साथ लिखोगे, प्लस का 9D है तो प्लस का 9D। ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस करते तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 9 में से 11 जाएंगे तो -2 बचेगा, 7C 8C में से 7C जाएगा तो 1C बचेगा, मतलब प्लस का C बचेगा, और 4D और 9D 13D होता है,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आइए समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे ऐड करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। तो आपके सामने 2 इक्वेशंस दी गई है, इनको आपको ऐड करना है। अब आप देखो, कुछ तो कॉन्स्टेंट्स हैं और कुछ कोफिशिएंट्स हैं। तो ग्रुप लाइक टर्म्स जैसे कि डी टर्म या डी सी जैसी टर्म एक साथ, ये कांस्टेंट हो गए टुगेदर, वो एक साथ रहेंगे। जैसे 9 और 11 एक साथ रहेंगे, सी वाले एक साथ सी के साथ रहेंगे, डी वाले डी के साथ रहेंगे। तो अगर डी की बात करें तो कौन से हैं, 4D यहाँ पर है और यहाँ पर 9D है। 9D प्लस का साइन के साथ है तो 9D कितना आ जाएगा, 13D। अगर सी की बात करें तो है 7C, साइन क्या है, माइनस का है बाहर, तो -7C और यहाँ पर C पॉजिटिव 8C है तो प्लस 8C। इसको सोल्व करेंगे तो 8C में से 7C गया, 1C बचा सिर्फ C। और कॉन्स्टेंट्स उनको बोलते हैं जिनके साथ कोफिशिएंट नहीं होता। तो 9 आपके सामने है और इधर -11 है, तो 9 - 11 जिसको कहते हैं -2 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट के तौर पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 13D + C -2। ये आपकी इक्वेशन आ गई। बी को देखते हैं सोल्व करके, सेम इसी तरह से 6F + 19 - 8S, 6F + 19 - 8S एंड 13F + 12S - 23। तो सेम इस तरह से पहले F को देख लेते हैं। F वाले टर्म्स कौन सी हैं, 6F और 13F। 13F पॉजिटिव है तो 13F सिंपल लिखेंगे, कितना हो गया, 19F टोटल आ गया। दूसरी टर्म क्या लिखेंगे, S वाली टर्म लिख लेते हैं। तो माइनस का 8S एक तरफ है, दूसरी तरफ प्लस का 12S है, तो 12S में से 8S गया, 4S बचा आपका। और लास्ट में कॉन्स्टेंट्स की बात कर लेते हैं। 19 इस तरफ है प्लस का और माइनस का 23 इस तरफ है, तो ये -4 आ गया। तो एक रिज़ल्ट के तौर पर इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 19F + 4S - 4। ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको इस पेपर को सोल्व करके काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होने लगा होगा। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, आपके पेपर में आपको बेटर परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी। और पेपर को जितना देखोगे, जितना वीडियो को सोल्व करोगे साथ में, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर आपको ये PDF विद डिटेल सॉल्यूशन, अटैच डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये आंसर्स के साथ PDF आपको मिल जाएगी। अगर अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है आपका पेपर कुछ रीजन्स में कल ही है, तो अभी इसकी PDF रेडी नहीं हुई है, बट आप इसको पेपर को इमीडिएट इफेक्ट के साथ अभी अपलोड करा जा रहा है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। और बाकी रीजन्स के लिए 2-3 दिन के अंदर PDF अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।